इस वीडियो में जीबी पंत के कंप्लीट रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीबी पंत इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है और बहुत डाइवर्स, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में जितनी चर्चाएं की जाए एग्रीकल्चर के सेक्टर में उतने ही कम है। जीबी पंत के ही दो स्टूडेंट हैं, उनसे हम जीबी पंत का कंप्लीट रिव्यू इस सेशन में जानने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले तो हमारे साथ में जुड़ी है वंदना और मेगा। एग्री कैपिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर का हार्दिक स्वागत है और जितने भी जो भाई लोग देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेगा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद में वंदना आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, किस बैच के स्टूडेंट है, कहां से बेसिकली बिलोंग करते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम मेघा परिहार है और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। करंटली मैं थर्ड ईयर बीएससी एग्रीकल्चर जीबीपीओटी की स्टूडेंट हूँ। ओके, वंदना आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा। Good afternoon, sir. My name is Vandana Padiyar and I am from Haldwani. Currently, I am pursuing my BSc Honours degree in Agriculture from GV Pant University and I am in third year. Okay. जीबी पंत के थर्ड ईयर के स्टूडेंट है और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पूरे यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हो जाता है। पूरी एकदम ग्राउंड रियलिटी के साथ में चलेंगे, हर एक चीज को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेगा थोड़ा आप जीबी पंत यूनिवर्सिटी के बारे में, जितने भी जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनको थोड़ा बताइए कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका लोकेशन कैसा है, कैसे आप इस यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। यस सर, तो जीबीपीओटी का तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी इसकी हिस्ट्री से। सो इट वाज फॉर्म्ड ऑन नवंबर 1960। तो उस टाइम पे उत्तराखंड और यूपी तो साथ साथ में था, तो इसीलिए इसका नाम पहले जीबीपीओटी नहीं था। इसका नाम पहले उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम पे था। फिर बाद में चल के इसका नाम जीबीपीओटी हुआ 1963 या 65 के आसपास, और उसी टाइम यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट हुई। तो जैसे कि इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सिचुएटेड है आपके पंतनगर में। पंतनगर जो हमारी सिटी है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसका जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश से लगता है। तो इसका नाम पड़ा है गोविंद बल्लभ पंत, जो कि यूपी के प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वो पंतनगर से ही थे। तो ये सिचुएटेड है उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है, पर पहले ये उस टाइम पे 1960 पे उत्तर प्रदेश में आता था। और इसका जो एरिया है वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट जो एरिया है उसको कह सकते हैं 12,600 कुछ एकड़ है इसमें जो एरिया है। तो इसका कैंपस काफी बड़ा है। वंदना आप थोड़ा बताइए कि इस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के अलावा और कौन-कौन से कोर्सेज है यहाँ पे रन होते हैं। सर, इस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर जो है वो एक मेन तौर पे देखा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे है कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ वेटनरी, इसके बाद है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आपके डिफरेंट ब्रांचेस आ जाते हैं, जिसमें एक स्पेशल है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और इसके अलावा यहाँ पे है CBSH कॉलेज फॉर बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, जिसके अंदर बच्चे अलग अलग कोर्सेज पढ़ते हैं, जैसे कि बीटेक बायोटेक यहाँ पे रहता है। पहले बीटेक बायोटेक में केवल मैथ्स के स्टूडेंट्स जिनकी PCM रहा करती थी वो लोग आते थे, लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है, तो PCM एंड PCB दोनों वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप हर कॉलेज में उनके अंडर जितने भी कोर्सेज रहते हैं वो है डिफरेंट। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, इसके अलावा और कई सारे हैं, फाइनेंस। इसके अलावा हर कोर्स का PG एक कोर्स रहता है। एंड इसके अलावा मेन यहाँ पे है कॉलेज ऑफ यहाँ पे आपका MBA के लिए भी कॉलेज है, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर में आपको MBA की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आप ये बताइए कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के आपको पता है कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, दो रास्ते, एक ICAR से है और दूसरा आपका जीबी पंत का खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उनके द्वारा होता है। तो यहाँ पे बताइए कि किस हिसाब से स्टूडेंट ये एडमिशन ले सकते हैं, क्या इनका कट ऑफ रहता है, नॉर्मली किन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। सर, इसकी कट ऑफ सबसे पहले अगर हम इसकी बात की जाए कि कैसे एंट्रेंस एग्जाम लेना है, तो सबसे पहले इसके रास्ते जैसे आपने बोला कि नॉर्मल एक रहता है जो यूनिवर्सिटी खुद पेपर कंडक्ट करवाती है, दूसरा यहाँ पे रहता है ICAR। अब थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, जो टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं वो लोग JEE के पेपर के थ्रू भी यहाँ आ सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर और दूसरे कॉलेजेस की बात की जाए टेक्नोलॉजी को छोड़ के, तो जो पंतनगर का पेपर है वो आता है एंड उससे फॉर्म फिल करके आप लोग पेपर दे के फिर जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो बहुत ज्यादा तो नहीं, पर ईयर बाय ईयर थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज होता रहता है।
और अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे मेरा था जो रैंक वो 232 के अराउंड था, जिसमें मुझे एग्रीकल्चर मिला। एंड इसके अलावा ये रहता है कि आपकी रैंकिंग डिपेंड करती है कि आप किस कास्ट से हैं। लाइक ये सभी को पता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एंड इसके थ्रू डिफरेंट कैटेगरीज होती है। एंड यहाँ पे एडमिशन, जैसे आपने पेपर क्लियर कर लिया तो उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट राउंड्स ऑफ एडमिशन होते हैं, जिसमें आपको बाद की कट ऑफ तक वेट किया जाता है, तब आपको एडमिशन मिल सकता है। एंड दूसरा ये है क्राइटेरिया, टेक्नोलॉजी के बच्चे यहाँ पे जेई का पेपर देके आ सकते हैं। इसके अलावा आईसीआर का जो पेपर रहता है उसका मुझे इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, पर उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होते हैं। चलो बिल्कुल, मैं बता देता हूँ थोड़ा आईसीआर में। जैसे अभी बताया है इन्होंने कि इनका एडमिशन जीबी पंत के खुद के एग्जाम से हुआ है। यू नो कि यहाँ पे एडमिशन के दो रास्ते, एक आईसीआर का है, एक जीबी पंत का खुद का एग्जाम है। क्योंकि 80% सीटें आपकी जीबी पंत से फिल होती है और 20% सीटें आपकी आईसीआर काउंसलिंग से फिल होती है। तो आईसीआर के लिए आपको पता है कि इस बार आपका पेपर 750 का था। जीबी पंत का काउंसलिंग हो चुका है ऑलमोस्ट, सेकंड राउंड आई थिंक आ चुका है, थर्ड राउंड अभी कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ सीन है। तो जीबी पंत का भी कंप्लीट हो जाएगा। वो आपका स्टेट एग्जाम है, वहाँ की आपको रैंक के बेसिस पे सिलेक्शन मिलता है। एक क्राइटेरिया दे रखा होता है कि इस रैंक पे आपको ये सीट मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम आगे मेगा से बात करेंगे नॉर्मल और फील्ड स्टेट जो बच्चे जीबी पंत में खुद से एग्जाम मतलब एग्जाम देके एडमिशन लेते हैं। लेकिन आईसीआर से यहाँ कोई पेड सीट नहीं होती है, नॉर्मली सीट पे एडमिशन होता है। कितना फी है इस यूनिवर्सिटी का उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। सेकंड थिंग हम बात करेंगे यहाँ पे कि आईसीआर से जिन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेना फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, उनके लिए यहाँ का कट ऑफ बहुत अच्छा खासा जाता है। और इस बार 750 में से जिन बच्चों के मार्क्स जनरल कैटेगरी में 650 प्लस है, वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए होप कर सकते हैं। यहाँ की मैं नंबर ऑफ सीट की बात करूं आईसीआर की, तो आईसीआर की यहाँ बेसिकली आपकी 47 सीट है, वो इस बार आपको एडमिशन देगी आईसीआर काउंसलिंग से। बाकी स्टेट की जो आपकी काउंसलिंग होती है वो 80% सीटों पे अलग से होती है। अब हम आगे बात करते हैं मेगा, थोड़ा आप इसमें बताइए नॉर्मल और पेड शीट का फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है तुम्हारा, पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग कितना फीस लगता है, हॉस्टल फीस कितना लगता है, उनके बारे में बताइए। सर, एक पॉइंट जो ये एडमिशन वाला था उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जो नॉर्मल जीबीपीएटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वो अदर स्टेट के बच्चे भी दे सकते हैं। यस यस यस। मतलब पहले वो ऐसा होता था कि पहले बस उत्तराखंड के ही देते थे, लेकिन अभी 2-3 साल पहले क्या हुआ, अदर स्टेट के बच्चे भी दे सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि वो बच्चे अगर पेपर क्वालिफाई करेंगे तब तो उनका एडमिशन होगा, लेकिन वो पेड सीट हो जाएगा, मतलब उनको पेड सीट पे आएगा एडमिशन, भले ही उनकी रैंक कितनी भी हो। तो हमारे बैच में भी ऐसे 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट के हैं, बिना आईसीआर वाले हैं और जीबीपीएटी का पेपर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। जिसको आप सेल्फ फाइनेंस बोल सकते हैं, बिल्कुल वो सेम आपका केस सीएस के पालमपुर का है कि अदर स्टेट के जो भी बच्चे आएंगे वो मतलब जीबी पंत एग्जाम से उनको सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन मिलेगा। ये नॉर्मल सी चीज है क्योंकि 80% का क्राइटेरिया पूरा जीबी पंत का होता है। अदर स्टेट को अगर एडमिशन दे रहे हैं तो वो सेल्फ फाइनेंस पे लेंगे, उनका कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा आप सेल्फ फाइनेंस के फीस स्ट्रक्चर को अच्छे से बता दीजिए और नॉर्मल सीट का आईसीआर से कितना फीस लगता है उनके बारे में बता दीजिए। सर, तो इस हिसाब से जो फीस स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अब जैसे अगर मैं अपनी हमारी स्टेट के बच्चों की बात करूं तो हमारा सेमेस्टर वाइज पड़ता है 40 to 45,000। तो एक सेमेस्टर का मतलब 40 to 45,000, और उसमें से भी 20,000 जो होता है वो हमारी हॉस्टल मेस का होता है। मतलब तो मेस का जो खाना होता है 6 महीने का वो 20,000 रुपए का होगा। बाकी जो हॉस्टल की जो फीस होगी रूम के रहने का वो 300 कुछ ऐसा होता है, मतलब वो 300-400 ऐसा चलता है। फिर उसी में सारा जो 45,000 ये जो 40,000 मैंने बताया उसमें सारा का सारा इंक्लूड हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल और मेडिसिन, ये आपका हॉस्पिटल का बिल और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी है, पानी वगैरह का बिल, और फिर बाकी का जो बचा 25,000 वो कॉलेज को जाता है। तो ऐसे करके मतलब 6 महीने का 40 to 45,000 होता है नॉर्मल हम स्टूडेंट्स का। बाकी जो आईसीआर वाले हैं उनका भी इतना ही होता है, लेकिन उनका ये होता है कि स्कॉलरशिप आ जाती है तो उनका बैलेंस हो जाता है। आपको मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मली आपका फीस के साथ में हॉस्टल और में ये जो कॉलेज वगैरह सारी फीस इंक्लूड करके ली जाती है या फिर सारी चीजें अलग अलग है? यस सर, यस सर। अभी अगस्त में हमारी अभी कॉलेज खुलेंगे तो पहले हमें फीस सबमिट करनी होगी जो 40 to 45,000 आएगा, और वो भी इस हिसाब से आता है कि हमने मतलब हमने कितना खाना लिया मेस से, एक्स्ट्रा में उसमें चढ़ता है ना, तो उस हिसाब से हमारा जो ये वेरी कर रहा है, मतलब सबका अराउंड 40,000 तो मिनिमम सबका आता ही है, लेकिन उससे ज्यादा अगर किसी का आ रहा है तो वो डिपेंड करता है कि कौन कितना खाना ले रहा है, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, बात यही है कि दोनों सेमेस्टर को मिला के आपका 90,000 यहाँ का फीस है
और जो बच्चे हाँ। अभी एडमिशन ले रहे हैं उनका 1 लाख आई थिंक फीस बताया है उन्होंने कि 1 लाख रुपए आपका हॉस्टल, मेस और ये कॉलेज तीनों फीस मिला के है 1 लाख रुपए। ठीक है। अभी का तो सर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे में ऐसा होता है। और जो हमारे साथ जो दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं जो पेड सीट पे आए, तो उन लोगों को ये जो मैंने बताया वो देना पड़ता है, प्लस उन्हें 1 लाख पर ईयर देना पड़ता है। ओके, मतलब 1 लाख उनको सेल्फ फाइनेंस का फीस है वो एक्स्ट्रा हाँ। देना पड़ता है। बात नॉर्मली यही है कि जो नॉर्मली अगर आप एडमिशन लेते हो जीबी पंत में नॉर्मल सीट पे आईसीआर या फिर जीबी पंत के नॉर्मल एग्जाम से, तो आपको लगभग 1 लाख के समथिंग 1 साल का फीस देना होगा। और जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस में लेते हैं उनका फीस है वो 2 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है। हाँ। तो ये बेसिकली आपका फीस स्ट्रक्चर वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद आप थोड़ा कॉलेज का ओवरव्यू वंदना अच्छे से दे दीजिए कि इसका कैंपस कैसा है, आपके डिपार्टमेंट किस हिसाब के, हॉस्टल किस हिसाब के, उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम कैंपस की बात करें तो जैसे मेघा ने बोला कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस ये है एंड यहाँ पे डिफरेंट डिविजन्स हैं। जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे गेट है, एक रुद्रपुर गेट है जहाँ से एंट्री ले सकते हैं और एक यहाँ पे नगला गेट। और इसके अलावा जैसे आप एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले जो कॉलेज पड़ता है वो रहता है फिशरीज का। फिशरीज कॉलेज भी यहाँ पे है। उसके बाद फिशरीज कॉलेज से जो डिस्टेंस है बाकी कॉलेजेस का और हॉस्टल्स का वो थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली। उसके बाद यहाँ पे आप इस पूरी यूनिवर्सिटी का अगर मैप ऑनलाइन देखेंगे तो ये एक सेमी सर्कल सिचुएशन में फिट बैठता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सर्कल में सेंटर पे जो रहता है वो रहता है गांधी हमारा गांधी पार्क, जिसमें हमारा मेन हॉल है यूनिवर्सिटी का जो है गांधी हॉल। उसके अराउंड पे जो पहला सेमी सर्कल रहता है उसमें सारे कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ फिशरीज को हटा के, क्योंकि वो कॉलेज का जो नगला गेट है वहां की एंट्री से सबसे पहले पड़ता है। उसके अलावा जो दूसरा आप देखेंगे तो उसमें आते हैं सारे हॉस्टल, जिसमें गर्ल्स और बॉयज के सारे हॉस्टल्स है। एक साइड को सारे बॉयज के हॉस्टल हैं और एक साइड को सारे गर्ल्स के। और उसके साथ साथ में स्टेडियम भी आता है, स्टीवेंसन स्टेडियम। और इसके अलावा यहाँ पे प्रोफेसर्स के घर आते हैं फिर। और जो हॉस्टल्स है उसके साथ में ही हर हॉस्टल के साथ में लगा हुआ वार्डन का, मेन वार्डन जो रहती है उनका जो घर रहता है वो रहता है। और असिस्टेंट वार्डन जो होती है वो हॉस्टल में बच्चों के साथ ही रहती है। इसके अलावा प्रोफेसर्स के यहाँ पे घर रहते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे लोकल्स के रहने के लिए भी उनके घर और छोटे बहुत जो उनकी एरिया है वो डिवाइडेड है उनके जमीन वगैरह से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, जैसे पीसीपी है, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन। और उसके बाद यहाँ पे आता है सीआरसी। इसके अलावा यहाँ पे आपके रहते हैं, मतलब ये चीजें आपके रहती हैं कि रिसर्च पर्पस के लिए, बच्चों के एक्सपेरिमेंट के लिए। और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी सेंटर है, नाहेब जिसे कहते हैं, और उसमें आपकी यूनिवर्सिटी ये म्यूजियम है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी है, पन्नागढ़ यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है। एंड वो जो लाइब्रेरी है वो घंटा घर के बगल में है, जहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस भी है, जहाँ पे सारे एडमिशन रिलेटेड पर्पस है सारी चीजें फुलफिल होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा डायरेक्टरेट ऑफिस है और उसके साथ ही यहाँ पे सीसीएफ लगा हुआ है, जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स की सुविधाएं दी जाती हैं और बच्चे जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। और बाकी जितने ऑनलाइन काम वगैरह होते हैं तो वो वहीं से होते हैं। और जितना भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल मेंटेन करना, उन्हें अपने मार्क्स चेक करने हैं या फिर उन्हें एडमिशन प्रोसेस पूरा करना है, वो सारी चीजें सीसीएफ से ही हैंडल होती है। और ये इसका ओवरव्यू है। और अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एग्रीकल्चर कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका सॉइल डिपार्टमेंट रहता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रहता है, इसके बाद एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट रहता है, इसके बाद आपका पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट रहता है, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके वेजिटेबल साइंस डिपार्टमेंट रहता है। ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। और बाकी कॉलेजेस के अंडर का थोड़ा मतलब उनके अपने डिपार्टमेंट्स रहते हैं। ओके, बहुत अच्छे से सारी चीजें आपने बताई है जो कॉलेज जहाँ पे सिचुएटेड है उनके अकॉर्डिंग। मेरा आप थोड़ा बताइए कि यहाँ पे जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है, उनको यहाँ यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचना है, उनके नजदीकी जो भी नियरेस्ट है, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, वहां से उनको यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचना है। उनके बाद में बच्चों का ये भी डाउट रहता है यूनिवर्सिटी गेट में पहुंचने के बाद में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होता है उनका कितना डिस्टेंस है, हॉस्टल और कॉलेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो सारी चीजें थोड़ा आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो सर सबसे पहले जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो लालकुआं वाला स्टेशन है, काठगोदाम लालकुआं वाला स्टेशन है। तो जैसे अगर मैं भी घर आती हूँ तो मैं लालकुआं वाले से ही जाती हूँ।
तो एक ट्रेन होती है लाल कुआं टू देहरादून एक्सप्रेस, वो जाती है रोज रात को, और अगर कोई देहरादून से आना चाहता है तो वो उस ट्रेन में आ सकता है। और उसके बाद बस जो होती है, बस स्टैंड जो है वो रुद्रपुर में भी है, नियरेस्ट रुद्रपुर में है। और रुद्रपुर से पंतनगर का जो डिस्टेंस है वो आधे घंटे में मतलब कवर हो जाएगा, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। और बीच में मतलब आने जाने की सारी सुविधाएं हैं गाड़ी की। थोड़ा सा मतलब हमारा जो कॉलेज है वो थोड़ा सा आइसोलेटेड है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की ऐसे कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। प्लस जो पंतनगर का भी अपना एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहाँ पे ऐसे कॉमर्शियल जो ट्रेन है वो नहीं चलती है। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लाल कुआं ही है, वहां से जितनी भी ट्रेन होती है वो सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। और अगर किसी को बस से आना है जैसे दिल्ली वगैरह से या बरेली वगैरह से, तो वो बस से भी इजीली आ सकता है। Okay. और अपनी अपनी गाड़ी से तो आ ही जाएंगे इजीली। उसके बाद जो जब सबसे जैसे वंदना ने बताया एंटर करते हैं तो 2 गेट आते हैं, तो एक रुद्रपुर वाला गेट होता है और एक उधर से हमारा किच्छा वाला जो गेट होता है। तो अगर किच्छा वाले गेट से आएंगे तो सबसे पहले फिशरीज का कॉलेज पड़ेगा, तो वहां से थोड़ा सा 10-15 मिनट लग जाएंगे अगर आना होगा तो गाड़ी से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक पहुंचने के लिए 10-15 मिनट लग जाते हैं। थोड़ा सा दूर है क्योंकि कॉलेज थोड़ा ऐसे गोल में घुमा हुआ है, तो थोड़ा टाइम उसमें लग जाता है। लेकिन अगर यहाँ से आएंगे, रुद्रपुर वाले गेट से आएंगे, तो वहां से थोड़ा सा पास पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। अब अगर सबसे पहले रुद्रपुर वाले गेट से आएंगे तो सबसे पहले हॉस्टल ही पड़ता है, जो हम जहाँ जिस हॉस्टल में हम अभी रहते हैं, तो पहले वो हॉस्टल पड़ता है। फिर वहां से थोड़ा सा 5 मिनट की डिस्टेंस पे है। हम जैसे कॉलेज जाते हैं सुबह, तो हम 10 मिनट पहले ही निकलते हैं, 10 या 5 मिनट पहले, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। और सबके पास, क्योंकि यहाँ पे साइकिल होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास मतलब यहाँ पे ऐसे मोटर व्हीकल अलाउड नहीं है, तो साइकिल होती है, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है चलना। तो ऐसे सच कोई दिक्कत नहीं है। और इवन टुक टुक लगे रहते हैं, जो ई रिक्शा होती है हमारी, तो कॉलेज के अंदर जाने के लिए 10 रुपए में कहीं भी जा सकते हैं, कॉलेज जो कैंपस है उसके अंदर घूमने के लिए। तो हॉस्टल से कॉलेज का डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं रहता है। और ऐसा होता है कि जो हम एग्रीकल्चर वाले हैं, तो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आएंगे तो वो रहेंगे पहले एक हॉस्टल में, जहाँ पे हर डिसिप्लिन के बच्चे होंगे। जैसे वहाँ पे कॉट के बच्चे भी होंगे, वहाँ पे ये वेटनरी के बच्चे भी होंगे, कम्युनिटी साइंस के बच्चे भी होंगे, फिशरीज के बच्चे भी होंगे। उसके बाद 1 साल के बाद जब वो आपस में सब रह लेते हैं, उसके बाद वो अलग डिवाइड हो जाते हैं, अपने अपने जो हॉस्टल है वहां जाते हैं। अब जैसे हम 3rd ईयर में, तो जब हम 2nd ईयर में आए थे तो हम गांधी में आए थे, तो वहां पे हमारे ही साथ के जो हमारे सीनियर है 2nd, 3rd, 4th ईयर, हम सब साथ में रहते हैं। तो हॉस्टल ऐसे कॉलेज के बहुत पास है, ऐसे ज्यादा दूर नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और रोड्स भी काफी सही है कॉलेज की। ओके ओके, आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे काफी बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि जीबी पंत में थोड़ा रैगिंग वाला दिक्कत है या नहीं है, उनका क्या सीन है? नहीं सर, नहीं, इंटरेक्शन होता है, रैगिंग नहीं होती है। ओके ओके, नॉर्मल इंटरेक्शन तो हर एक कॉलेज का पार्ट है भाई, उसको लेकर परेशान मत होना, ठीक है। अब हो सकता है कि काफी कॉलेज में इंटरेक्शन के नाम पे वो रैगिंग भी ले, उनका कुछ कह नहीं सकते, बट नाम उनका इंटरेक्शन ही दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली सारी चीजें आपको सिखाने के लिए ही है, चलो कोई बात नहीं। अब आप थोड़ा इसके मेस के बारे में बताइए कि मेस में खाना वगैरह आपको कैसा मिल रहा है? मेस का सर, तो जो हॉस्टल होता है ना, हमारे कॉलेज में एक्चुअली 24 हॉस्टल हैं। वैसे तो 25 है, लेकिन बोलते हैं 24 है क्योंकि रहते ही 24 में बच्चे हैं। तो जितने भी सारे डिसिप्लिन हैं, यूजी हो गया, पीजी हो गया, मास्टर्स और ये पीएचडी वाले, इवन मैरिड लोगों के लिए भी हॉस्टल्स हैं। तो इतने सारे हॉस्टल हैं और हर हॉस्टल की अपनी अपनी मेस है। तो मेस में ऐसा होता है कि एक तो पहले हम जब आए थे पहले फर्स्ट ईयर में, उससे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब कम्युनिटी मेस होती थी। लेकिन अब जब से हम आए तब से कॉन्ट्रैक्ट वाली मेस हो गई है, मतलब जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होता है उनके पास पैसे देते हैं, फिर वो बनाते हैं अपना मेन्यू। तो फिर हमारी जो मेस है उसमें ऐसा होता है कि हफ्ते में जितने 7 दिन है, तो 7 दिन के अलग अलग मेन्यू होते हैं। हमें ब्रेकफास्ट, लंच, शाम को स्नैक्स और फिर रात को डिनर, तो चारों में अलग अलग मेन्यू मिलता है 7 के 7 दिन। और खाना यहाँ पे मतलब मैं बोलूंगी कि 10 on 10 है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हॉस्टल का खाना तो बहुत बेकार होता है, लेकिन नहीं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। और 2 हॉस्टल्स में हम रह चुके हैं, तो दोनों हॉस्टल्स में खाना बहुत अच्छा है। और हॉस्टल में ये भी है कि जैसे फूड कमेटी होती है, तो उसका काम वंदना बताएगी। यस सर, अगर जिस हॉस्टल की हम बात करें जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहाँ पे 2nd, 3rd, 4th ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं। तो वहाँ पे जो फूड कमेटी है वो तीनों ईयर को मिला के बनती है। एंड जो मेन होल्ड रहता है वो 4th ईयर की जो मैम रहती है उन पे रहता है, क्योंकि वो सारी चीजें अपनी सुपरवाइज करती हैं सबसे पहले। तो वो कमेटी पे आप जाके अगर आपको कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं और वो जाके
जो मेस को मेंटेन करते हैं वो वहां पे वो चीजें डिस्कस होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पसंद नहीं आया या फिर खाने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो सीधे आप उनको बता सकते हैं, और यहाँ पे सीधे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुना जाता है, उसे इग्नोर नहीं किया जाता है। और इसके अलावा सारे जो हॉस्टल्स हैं उनकी सारी मेस में ये कॉमन रूल फॉलो किया जाता है। तो मेस के रिगार्डिंग और फूड कमिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। वो सारी चीजें ओवरऑल जो असिस्टेंट वार्डन है वो अपने लेवल पे अच्छे से हैंडल करते हैं। ओके, आपने मेस के बारे में अच्छे से सारी चीजें बता दी, और काफी बच्चे ये भी सोच रहे हैं ना, काफी फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी मतलब इसका थोड़ा फी वगैरह ज्यादा है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। 1 लाख रुपए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो खाने के साथ में 1 लाख रुपए में आपका 1 साल निकल रहा है, उससे अच्छी चीजें कुछ भी नहीं हो सकती। इससे कम फीस मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको होगी, क्योंकि आप सोच रहे हैं बाहर से कि इसका 70,000 फी है, तो फी के साथ में आपका हॉस्टल भी है, और अगर 1 लाख की मैं बात करूं तो उसके साथ में आपका खाना भी। 1 लाख रुपए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो खाना मेस का वगैरह सारा मिला के आप लोगों का हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से सारी चीजें 1 लाख में आपकी हो रही है। तो अब थोड़ा आप मेरे को बताइए कि इस यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स के बारे में और जो भी कल्चरल इवेंट होते हैं उनके बारे में। काफी बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान दे रही है या फिर कल्चरल जो भी आपके इवेंट्स वगैरह हैं वो भी होते हैं या नहीं होते हैं? डेफिनेटली सर होते हैं, पर उससे पहले जो आपने भी बोला कि ये वाला पॉइंट था कि बच्चों का कंसर्न है कि 1 लाख रुपए, तो उसमें भी सर मैं बता दूं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है ना उसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आती हैं। मतलब हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको स्कॉलरशिप्स मिलती है। एक तो आईसीआर वाला हो गया, ऊपर से हमारे जो एल्यूमिनाइज हैं जो हमारे पुराने बैच के रहे होंगे, तो उन्होंने भी खुद की तरफ से मतलब अपने स्कॉलरशिप के वो निकाले हुए रहते हैं। तो उसमें जैसे कुछ फॉर्म होता है, एलिजिबिलिटी फॉर्म होता है, उसको भरना होता है, और अगर आप एलिजिबल हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और मेरे ही बहुत सारे दोस्त हैं जिनको की मिलती है। तो मतलब और इवन आपका जैसे कोई वीकर सेक्शन होगा, या फिर हमारे बैच में जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में तो ऐसा होता है कि एग्जाम होता है सेकंड ईयर में एक, तो उस बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर किसी का ऐसे कंसर्न है, कोई अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, तो उसको ऐसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रजिस्ट्रार के चक्कर काटने पड़ेंगे, लेकिन स्कॉलरशिप मतलब 100% मिल जाएगी। ओके, यस सर। ये स्कॉलरशिप मतलब फीस वाला ज्यादा आपको सोचना नहीं है, नॉर्मली यस हो सर, जाता नहीं है। बाकी सोचना। आईसीआर से जो बच्चे आते हैं उनको 36,000 रुपए आपको 1 साल का स्कॉलरशिप है वो मिल जाता है। तो अब आप थोड़ा उसके बारे में बताइए, कॉलेज यस स्पोर्ट्स सर। और कल्चरल इवेंट्स के बारे तो स्पोर्ट्स का जो है हम दोनों में से, मेरे में और वंदना में से तो कोई स्पोर्ट्स में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स का काफी अच्छा खासा कल्चर है। जैसे वंदना ने बताया कि स्टीवेंसन नाम से एक स्टेडियम है, तो जो स्टेडियम है वो बहुत मतलब काफी बड़ा है, तो वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। मतलब साल के मतलब पूरे साल भर उसमें चलता रहता है। क्रिकेट चलता है, वॉलीबॉल चलता है, टेनिस चलता है, बैडमिंटन चलता है, रेस चलती है, और इवन हमारी यूनिवर्सिटी में साल में 2 बार ऐसे एथलेटिक मीट होती है, एक बार और एक कॉन्फ्रेंस गेम करके होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि सारे जो हॉस्टल हैं, सारे के सारे हॉस्टल्स अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमारे हॉस्टल हो गया, तो सबसे पहले जो पहला डे होगा उसमें हम सब परेड करेंगे। हॉस्टल के जितने बच्चे होते हैं सब परेड करते हैं, अपने हॉस्टल को शो करते हैं। तो एक उसमें बहुत मजा आता है। और उसके बाद अलग अलग टाइप के गेम होते हैं उसमें, वो 3-4 दिन तक चलता है। और उसके बाद एक्स्ट्रा से अगर किसी को खेलना है तो वो बच्चा जो है वो हर रोज शाम को स्टेडियम में जा सकता है। वहां पे 3-4 हमारे जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं, और इवन अभी हमारे बैच से ही हमारी जो एक दोस्त थी वो अयोध्या गई थी गेम्स के लिए, और वो 10 दिन रह के आई है वहां पे। तो ऐसे स्पोर्ट्स का कल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा है। बाकी कल्चरल चीजें वंदना। तो जो आपने जो स्पोर्ट्स वाली बात की, सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो हमारा स्टेडियम है वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अलग अलग जिम भी है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जाके फ्रीली वहाँ पे आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कल्चरल इवेंट की बात करें तो यहाँ पे जो मेन रहता है वो है आपका, हर कॉलेज अपने जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को फ्रेशर्स देते हैं। मेन है वो तो एक रहते हैं आपके ऑफिशियल फ्रेशर्स, जो कि सीनियर्स जो यूनिवर्सिटी का मैंने जो बताया गांधी हॉल, वहां पे अपने जूनियर्स को देता है। ये हर कॉलेज अपने जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स के लिए करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कल्चरल फेस्टिवल होता है जो
एक होता है कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स करवाते हैं और उसमें बाकी कॉलेजेस के बच्चे भी आ सकते हैं, और एक होता है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे सारे कॉलेज एक साथ मिलके कराते हैं। तो साल भर आप देखेंगे तो शेड्यूल हर चीज से पैक रहता है, चाहे वो स्टडीज हो, एग्जाम्स हो, कल्चरल फेस्ट हो, स्पोर्ट्स हो या फिर पर्सनल चीजें। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपकी ग्रोथ है वो सबसे बेस्ट होती है, आपका टाइम मैनेजमेंट सीखना आपको अच्छे से आता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे जो होते हैं यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाते हैं बच्चे, जिसे फन फेयर बोलते हैं। यानी कि आप अगर एक कॉलेज में हैं तो कॉलेज का फन फेयर भी होता है, जहाँ पे एक ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चे बेसिकली टीम्स बना के स्टॉल्स लगाते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके थ्रू अर्न करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे जो सोसाइटीज हैं जैसे एससीपी वगैरह है, उनके बच्चे भी, उसमें क्या होता है कि अलग अलग कॉलेज के बच्चे एक साथ मिलकर एक टीम बनाते हैं, और ऐसे 2-3 टीमें बनती हैं और 4-5 टीमें बनती हैं जितनी बजट है, और फिर वो लोग अपने स्टॉल्स लगाते हैं और वहां पे वो फन फेयर होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल्चरल इवेंट में आपके सबसे पॉपुलर बैंड शोज होते हैं, जहाँ पे कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के बच्चे ही आपस में जिनका जो टैलेंट है वो शोकेस करने के लिए अपने खुद के बैंड्स बनाते हैं, जिसमें कोई गिटार जिसको अच्छे से आता है वो कर सकता है, ड्रम कर सकता है, सिंगिंग वगैरह, और सोलो भी वो कर सकते हैं, डांस के भी बहुत सारे होते हैं। और एक होता है एनुअल, जब पूरा मतलब एक साल एंड होने आता है तो हर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो सोसाइटी होती है, जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज की एग्रीकल्चर सोसाइटी है, तो वो लोग डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स निकालते हैं, जिसमें आपका पेपर प्रेजेंटेशन भी होता है और इसमें आपके यूथ पार्लियामेंट भी होती है, इसमें आपके डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, पोएट्री, और आप कितना वर्बली, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बेस्ट ऑफ वेस्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट्स आते हैं, और उस जो रिजल्ट वाला दिन होता है उस दिन भी डिफरेंट परफॉर्मेंसेज रहती हैं, और वो यूनिवर्सिटी सेंटर जो मैंने आपको बताया नाहिद, वहाँ के एम्फी थिएटर में वो एरिया होता है, वो एक खुला एरिया है जहाँ पे स्टेयर्स हैं और सामने एक स्टेज है। तो बहुत अच्छी तरीके से वो इवेंट शाम के टाइम पे कराया जाता है, और लास्ट में जितने भी बैच रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, को भी आर हम सबको ट्रॉफीज मिलती हैं प्रोफेसर्स और डीन और वाइस चांसलर के थ्रू। ओके, बहुत अच्छे से सारी चीजें आपने बताई है कि जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी में जो स्पोर्ट्स होता है, कल्चरल इवेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से चीजें बताई है। अब काफी बच्चों का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये बनता है कि यार जीबीबंद में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा शेड्यूल उसका है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, स्टूडेंट परेशान रहते हैं उनको लेके, तो उनके बारे में मेरा थोड़ा आप अच्छे से बताइएगा। यस सर, मतलब हेक्टिक तो होता है, पूरा 9 to 5 जो होता है पैक होता है, और 9 to 5 तो हमारा पढ़ने एकेडमिकली पैक्ड होता है। 5 के बाद जो चीजें होती है वो तो फिर मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि 9 to 5 ऐसा होता है, 9 to 1 हमारी क्लासेस चलती हैं, तो 9 to 10 जैसे कभी 1 घंटे की क्लास हो गई तो वो क्लास होगी, फिर 11 to 1 जो लैब क्लास होगी तो वो 2 घंटे चलती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, जिसमें हम वापस आते हैं, हॉस्टल आके खाना खाते हैं, फिर 2 बजे से 5 बजे तक हमारी प्रॉपर क्लास चलती है। फिर 5 बजे के बाद जितने भी अभी वंदना ने इवेंट्स बताए, अब जैसे हमारे साल भर चलते रहते हैं, इवेंट्स चलते रहते हैं, कोई भी ओरेटरी हो गया, पोइट्री हो गया, या फिर पेंटिंग हो गया, ये सारे जो इवेंट है वो 5 बजे के बाद होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही सारे बच्चे फ्री होते हैं, तो 5 बजे के बाद होते हैं, और कभी कभी वो 7 बजे या 8 बजे तक भी पहुंच जाते हैं। तो जैसे हॉस्टल की एंट्री टाइमिंग कभी अगर एक्सीड हो गई तो फिर वहां पे थोड़ा सा दिक्कत नहीं आती, मतलब थोड़ा सा एक्सीड करना पड़ता है। तो ये ऐसा रहता है कि साल का कुछ एक टाइम ऐसा होता है, अप्रैल मई का टाइम जो होता है, जिस बहुत सारी उस टाइम पे एक्टिविटीज, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे एनुअल वीक चल रहा होता है ना यूनिवर्सिटी का, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। और इवन अभी भी जैसे अक्टूबर नवंबर में भी बहुत सारी जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह है वो चलती रहती हैं, तो इस हिसाब से तो बहुत हेक्टिक है। प्लस एकेडमिकली अगर मैं बात करूं तब तो ऐसा होता है कि 1 महीने हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट महीने होता है हमारा, वो हमारे होते हैं पेपर, और पेपर होते हैं हमारे आर्लीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 1 घंटे का पेपर होता है, और वो पेपर कैसे होते हैं, सुबह 8 बजे से 9 बजे 1 घंटे का पेपर होगा, फिर 9 से 5 क्लासेस होंगी, फिर अगले दिन फिर 8 से 9 पेपर होगा, फिर 9 से 5 क्लासेस होंगी, फिर अगले दिन फिर 8 से 9, ये सारा मतलब चलता जाता है। तो जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसा होता है कि 15 मार्क्स का पेपर होता है हमारा एक सब्जेक्ट का, तो 15 मार्क्स का होगा, 1 घंटे में 15 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट आर्ली, इसको हम बोलते हैं। उसके बाद दूसरे महीने में हमारा सेकंड आर्ली होगा, उसमें भी सेम ये शेड्यूल चलेगा। फिर तीसरे महीने में क्या होगा, हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे,
फिर प्रैक्टिकल्स के बाद हमारे होंगे फाइनल पेपर। तो मतलब एक सेमेस्टर में अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एक सेमेस्टर में हम देते हैं 4 बार पेपर। एक पहला फर्स्ट आर्ली, सेकंड आर्ली, तीसरा प्रैक्टिकल्स हो गए और चौथा फाइनल जो पेपर होते हैं। तो इस हिसाब से भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। तो कुल मिला के यहाँ पे स्टूडेंट को वो बिल्कुल भी दूसरी करिकुलम एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा। पूरा आपको कॉलेज लाइफ मतलब क्या होती है उसको भूल जाओ, पूरा आपको इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ये एक मतलब जीवी पंत के लिए आप कह सकते हैं, मतलब कॉलेज लाइफ जो बच्चा जीना चाहता है उनके लिए ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, बट इसको ड्रॉबैक मत बोलो, क्योंकि मेन जो तुम्हारा मोटिव होता है वो एग्रीकल्चर फील्ड में आए हो तो पढ़ना ही है। और भाई इतने ज्यादा सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली यार इस हिसाब का शेड्यूल तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज का बनता है, बट ये थोड़ा दूसरे कॉलेजों के मामले में काफी। जब फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, जैसे हम भी आते हैं, तो हमें भी लगा था कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब हमें लगा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ती हैं क्लासेस हमारी बढ़ती हैं तो हमें आदत पड़ जाती है और हम यूज्ड टू हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे हमारे टीचर्स बोलते हैं कि अगर तुमने यहाँ सर्वाइव कर लिया, अगर तुमने यहाँ रहना सीख लिया, तो तुम आगे कहीं भी जाओगे, कहीं तुम कॉर्पोरेट में जाओगे या गवर्नमेंट में जाओगे, तो तुम मतलब हमेशा ही सक्सीड करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। वंदना, आप थोड़ा यहाँ का टीचिंग फैकल्टी के बारे में बताइए, क्या सीन है, और प्रैक्टिकल के बारे में बताइए। सर जो यहाँ पे एज यूजुअल जो सारी यूनिवर्सिटीज में चलता है या कॉलेजेस में चलता है, तो प्रोफेसर असाइन है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पे ये रहता है कि डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं और बैचेस बहुत सारे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 1 या 2 प्रोफेसर आपको असाइन रहते हैं हर एक इंडिविजुअल बैच को। यानी कि अगर सेकेंड ईयर है तो उसमें 3 बैच डिवाइडेड हैं और हर ईयर में तो उनके अपने अलग अलग प्रोफेसर्स रहते हैं। और दूसरा अगर प्रैक्टिकल की आप अगर बात कर रहे हैं कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स है, तो यहाँ पे ये रहता है कि फील्ड वर्क आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा। तो जो 2 घंटे का लैब होता है उसमें प्रोफेसर या तो ये करेगा कि अगर आप लोग क्लास में बैठे हो तो या तो आप कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बैठे हैं क्लास में, या फिर थ्योरेटिकल वो क्लास हो रही है, ताकि बाद में आपको फील्ड में ले जाके वो चीज प्रैक्टिकली करके दिखाई जाए। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे एक लगता है हॉर्टिकल्चर, तो उसमें हर बार हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एक और सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं आगे, ऑर्नामेंटल। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में, तो ये वो चीज बहुत अच्छी रहती है कि आपको प्रॉपर जाके फील्ड में वो चीज करके दिखाई जाती है और आपको वो खुद करनी पड़ती है। और थर्ड ईयर में तो हमें सबको पता है कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स पीसीपी करते हैं, जिसमें वो धान और गेहूं उगाते हैं, पूरे साल भर का प्रोसेस रहता है। तो मुझे लगता है कि पन्नागर यूनिवर्सिटी का जो एरिया है इसमें जितनी सारी चीजें हैं, पीसीपी, सीआरसी, एचआरसी, बीआरसी, जो सारी चीजें, ये थोड़ा जो रुद्रपुर गेट है उसके बाहर वो है, जहाँ पे पन्नागर यूनिवर्सिटी, पन्नागर का एयरपोर्ट भी है। तो वहां पे ले जाकर चीजें दिखाई जाती है, उन्हें कराई जाती है। और इससे एक बहुत अच्छा मेजर बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पे बच्चे थर्ड ईयर से या फोर्थ ईयर से ही खुद की सब्जेक्ट जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है उसमें रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे सीनियर्स बहुत ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उनकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल भी बिल्ड हो चुकी है, उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट प्रैक्टिकल चीजें खुद करी है, हमें हॉस्टल में खुद देखने को मिलती है। और वो लोग अपनी बुक्स लिख रहे हैं, आगे जाके मास्टर्स, अब्रॉड मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फुल स्कॉलरशिप में अभी हमारे सीनियर थे, एक उन्हें खुद मिली है। तो ये प्रैक्टिकल के हिसाब से देखिए तो यूनिवर्सिटी बेस्ट है, चाहे आपकी जो एग्रीकल्चर आप या जो भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके प्रैक्टिकल की बात करें, या आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फिट बैठना है उसकी बात करें। ओके वंदना, आपने ये सारी चीजें जो भी एक बच्चे के मतलब माइंड में रहता है कि यार इस कॉलेज में जाएंगे क्या, यहाँ का सीन है, तो अच्छे से आपने बताया है। लेकिन थोड़ा आप ये बताइए कि यहाँ का प्लेसमेंट का क्या सीन है। काफी बच्चे ग्रेजुएशन के बाद में यही सोच रहे हैं कि यार मुझे प्लेसमेंट लेके निकलना है, जो भी उनका अलग अलग एम होता है, बट काफी बच्चे प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लेसमेंट के बारे में बताइए आप। सर प्लेसमेंट का तो ऐसा है कि जब लास्ट ईयर में होता है तभी जो कंपनीज है वो आती हैं। तो एक तो यूनिवर्सिटी का अपना प्लेसमेंट सेल है जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लेसमेंट है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में है। और एक हमारे कॉलेज का खुद का है जो कॉलेज प्लेसमेंट सेल है। तो उसमें दोनों साइड से मतलब जो कॉलेज वाला जो प्लेसमेंट है, तो उसमें जो बच्चे हैं वो खुद जाके कंपनी को अप्रोच करते हैं, और या फिर किसी भी मतलब उनका कंपनीज का नेटवर्क होगा तो वहाँ पे अप्रोच करते हैं कि हमारे कॉलेज में आइए और यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट के लिए आइए।
और उसके बाद जो रजिस्ट्रार वाला है वो भी अपने हिसाब से अलग अलग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी निकालते रहते हैं। तो ये सारा हमें देखने को मिलता है अराउंड फरवरी मार्च या अप्रैल के टाइम पे, जो हमारा नोटिस बोर्ड होता है उसमें प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें नोटिस जो है वो लगी रहती हैं। तो अभी जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लेसमेंट है तो उसमें अभी इस साल जो है वो आई थी, रिलायंस की तरफ से आई थी, इसके अलावा धानुका की तरफ से आती हैं, और बहुत सारी जो सीड कंपनीज हो गई या फिर जो फर्टिलाइजर्स कंपनी हो गई तो इस टाइप से आती है। और अभी हमारे मेरे जानने में जो 3-4 सीनियर्स हैं तो उनका रिलायंस में अभी प्लेसमेंट हुआ है, और वो भी जो हाईएस्ट है उनका वो है 5 लाख पर एनम, जो कि मेरे हिसाब से एक यूजी, वो भी एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत सही जो जॉब सैलरी है। तो प्लेसमेंट ये तो उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ प्लेसमेंट से मिला है जो कि यूनिवर्सिटी का है। बाकी जो कॉलेज प्लेसमेंट सेल है वो लोग भी टाइम टू टाइम मतलब प्लेसमेंट का भी निकालते रहते हैं नोटिस, और इंटर्नशिप का भी निकालते रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के, उनको इंटर्नशिप का भी इशू रहता है। तो कॉलेज में इंटर्नशिप का भी काफी मतलब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे वंदना ने बताया जो नाहेप है, तो नाहेप में जो है वो एक डीएसटी टेक करके एक हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके एक है नाइफ में, अंदर उसका एक ऑफिस है, तो वहाँ उसकी साइड से भी इंटर्नशिप आती है, हर साल आती है। और इवन जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, मतलब फर्स्ट ईयर से जब सेकंड ईयर में जा रही थी, तो पिछले साल इन्हीं दिनों मैं भी वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही थी। तो इस बार भी वहाँ पे काफी सारे बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, अराउंड 10 to 12 बच्चे वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। साथ ही साथ बीच में भी काफी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे 15 दिन की या 1 महीने की इंटर्नशिप की। बाकी प्लेसमेंट का तो सर जो हमारा मतलब कॉलेज है, प्लेसमेंट का जो है रेशियो मैं अगर बताऊं तो बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनसे तो कम होगा, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो मोस्टली एम करते हैं कि वो हायर स्टडीज को परस्यू करें। जैसे कोई एमएससी करना चाहता है, या फिर अभी आजकल तो बहुत एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का या पीजीडीएम का बहुत सारा वो हो गया है। तो जैसे हमारा जो कॉलेज है, जैसे वंदना ने बताया कि एक एबीएम कॉलेज भी है, तो वहाँ पे भी हमारे जो सीनियर है उसको टारगेट करते हैं, मतलब हायर स्टडीज का वो ज्यादा देखते हैं, प्लेसमेंट का उतना ज्यादा वो नहीं देखते हैं। तो जिस मतलब मेरी नॉलेज में इतना है, तो इतना ही मुझे अभी तक पता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है कि जो टॉप के इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे प्लेसमेंट अगर होता भी तो अच्छा हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो हायर स्टडीज के लिए ही जाना प्रेफर करते हैं। और ये थोड़ा मतलब फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं उनके माइंड में रहता है कितना प्लेसमेंट होता है, बाकी बाद में जैसे जैसे आप कॉलेज में सर्वाइव करोगे तो आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे कि कितना आपको वहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा। वंदना क्या बोलना? हाँ बोलो बोलो। एक बात ये भी है कि जैसे हमारा जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, वो जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपने प्लेसमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज वाले ऐसा नहीं करते हैं। तो जो हमें पता चलता है वो नहीं करते, तो क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन चीज के ऊपर बिलीव नहीं करती है, प्राइवेट में अपने एडमिशन के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो ये एक कॉमन सी चीज है, उसका कोई वो दिक्कत नहीं है। वंदना आप थोड़ा बताइए कि कोई भी अगर बच्चा जीबी पंत को टारगेट करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तो क्या इसके लिए प्लस पॉइंट हो सकते हैं और क्या इस यूनिवर्सिटी के ड्रॉबैक हो सकते हैं? सबसे पहले सर, अगर हम जो छोटा थोड़ा कम जिसका बोलना है उसकी बात करूं, वो ड्रॉबैक्स। तो एज सच ड्रॉबैक्स नाम से तो मुझे यहाँ पे लगता नहीं है कि कुछ भी है, बट अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे कोई ढूंढ रहा है उस ड्रॉबैक को, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है। और अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में आपको जो चीजें सीखने को मिलती हैं, द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू गेट। मैं यहाँ पे रह के खुद फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने इंदौर जाके इंटर्नशिप करी है 1 महीने की, जिसमें मेरा स्टे, फूड, कंपनी की तरफ से ट्रैवल, स्टाइपेंड सब उनकी तरफ से था। इसके अलावा मैं अभी एक और इंटर्नशिप मेरी चल रही है। एक इंटर्नशिप ऑफर के लिए मेरा सिलेक्शन नोएडा में अभी रिसेंटली हुआ था, बट ड्यू टू सम सिचुएशन मैं उसे पूरा नहीं कर पाई। तो यहाँ पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इतने अच्छे प्रोफेसर्स, पीएचडी स्टूडेंट्स जो इतने अच्छे लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स, आपके खुद के यूजी के सीनियर्स जो कि आगे जाके आईआईएम अहमदाबाद जैसी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में अभी पढ़ रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं। तो ये गेट एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इंटरेक्शन आपको करना है अपने लेवल बेस्ट से, चीजें जो आपको अगर मैं खुद के पर्सनल ग्रोथ की बात करूं तो इन 2 सालों में खुद इतना ग्रो कर चुकी हूँ जितना मैंने अपने पास्ट 5-6 इयर्स में नहीं किया होगा, इंक्लूडिंग स्कूल और जो मैंने बीच में थोड़ा बहुत ड्रॉप्स लिए थे।
मेंटेलिटी आपकी एकदम चेंज हो जाती है और आपको हर चीज में अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि अब मुझे भी लग रहा है कि इस फील्ड में आगे जाके मुझे ये करना चाहिए। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में आ जाती है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो आपको एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है, जिसके लिए आपको फुल सपोर्ट यहाँ के एलुमनाई देंगे, यहाँ के प्रोफेसर्स, डीन। आपको बस बात करनी है और एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी है। तो यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है। अगर कोई फिजिकल हेल्थ पे फोकस करना चाहता है तो वो एनसीसी ज्वाइन कर सकता है, आर्मी विंग, या फिर एक और मैं भूल रही हूँ, एयर विंग, जिसमें आपके एयर विंग के आपके कैंप्स होते हैं जो बैंगलोर जैसी जगह या फिर और बहुत सारी जगह में होते हैं। यहाँ पे और एक एमबीए की मैम है हमारी सीनियर थी, तो उनका अभी सीडीएस में हो चुका है, वो एनसीसी में थी पहले। तो यहाँ से आप वहाँ मिलिट्री सर्विसेज में भी जा सकते हैं, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आप यहाँ से मास्टर्स के लिए फॉरेन भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे एक सीनियर है, उन्हें आई गेस सिडनी में कहीं या फिर कहीं, तो उन्हें फुल स्कॉलरशिप मिली है अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए, और क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और उन्होंने उसमें काम भी किया था। यहाँ पे हमारे जो पीएचडी के सीनियर्स है वो खुद के फार्म्स, नर्सरीज चला रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट अपने प्लांट्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया बेचते हैं। ऐसे लोग भी मेरी नॉलेज में है। तो यहाँ पर बस ये है कि जो बच्चा बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता है और वो करना नहीं भी चाहता, लेकिन पीयर प्रेशर इतना स्ट्रांग है, पॉजिटिव स्ट्रांग है कि वो अपने आप ग्रो करेगा। मतलब वो नहीं भी चाहेगा तो वो फिर भी ऐसा है कि हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से सारी चीजें बताइए। मैं लास्ट में ये बता दीजिए, जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? डेफिनेटली सर, लेना चाहिए। अगर किसी को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो उसे तो पक्का लेना चाहिए, क्योंकि द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि वंदना ने बताया, ना ही एकेडमिकली नहीं, मतलब रिसर्च के पर्पज से भी यहाँ पे 10 से ज्यादा रिसर्च सेंटर है और हर साल हमारी विजिट होती है। तो अगर किसी इंसान को अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं भी आएगा तो वो ये सारी चीजें देख के ही उसे ऐसा लगेगा कि वाओ, मतलब बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, देखने के लिए। और अगर किसी का थोड़ा भी ऐसा मार्केटिंग वगैरह के लिए या फिर किसी को बिजनेस करना हुआ, ये सारी चीजें, तो यहाँ पे जितने नेटवर्क्स बनते हैं, हमारी एलुमनाई के इतने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स हैं। तो या फिर अगर किसी को इवन एक्सटेंशन, जो एजुकेशन जो हम पढ़े हैं 1 साल एक्सटेंशन, मतलब कि हम जो भी हम पढ़े हैं तो उसको हम फार्मर्स तक कैसे पहुंचाएं। तो यहाँ पे जैसे किसान मेला लगता है, साल में 2 बार किसान मेला लगता है। हमें इतने हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स हमें दिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने को दी जाती है कि जो इंसान, अगर कोई ऐसा इंसान आएगा जिसको मतलब कुछ भी नहीं करना है और वो ऐसी एडमिशन करके आ गया है, तो उसमें खुद में खुद इंटरेस्ट जनरेट होगा कि वाओ, ये इतनी सारी चीजें करने के लिए। और साथ ही साथ जैसे वंदना लोग भी हैं, ये लोग बहुत मतलब बाहर जाते रहते हैं। कभी इन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई और या फिर आरबीआई का क्विज हो गया, ऐसी चीजों के लिए। तो मतलब बहुत ना ही कॉलेज ही नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज ही नहीं, बाहर से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जो हमारा ग्रुप है उसमें बहुत सारी चीजें शेयर होती है। तो अगर किसी इंसान को अगर एग्रीकल्चर करना है उसको तो पक्का आना चाहिए, और जिसको अगर एग्रीकल्चर में उतना इंटरेस्ट नहीं है और जो कि बस ऐसे ही आ रहा है, तो उसको तो और ज्यादा आना चाहिए ताकि उसे अपना इंटरेस्ट मिले, दिखे यहाँ पे। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि यस ऑफ कोर्स आइए और एंजॉय कीजिए। और जो सर आपके पीछे जो बैकग्राउंड है वो हमारा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है। हाँ, ओके, बोर्ड शेप है। अच्छा, काफी अच्छा कैंपस है और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ओवरऑल आपने दोनों ने जो चीजें जीबी पंत के बारे में बताई है, मुझे नहीं लग रहा है कि अब किसी के भी स्टूडेंट के माइंड में जीबी पंत से रिगार्डिंग कोई डाउट बचा हुआ है। वंदना बता सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके माइंड में था, मैंने आपसे नहीं पूछा, आपने नहीं बताया, तो आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सेशन भी हुआ है और सारी चीजें इंक्लूड भी हुई है। सर सारी ही चीजें इंक्लूड हो गई है ऑलमोस्ट, कॉलेज लाइफ से लेके यूनिवर्सिटी का टूर, और इसके अलावा जो बाकी कॉलेजेस का हमें इतना एक इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, बट ओवरऑल वहाँ पे भी एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एन नंबर ऑफ चीजें हैं जो चीज देखने, एक्सप्लोर करने और समझने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में जाके कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना चाहोगे? कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की सर अगर हम बात करें तो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है कि पहले हमें लगता था कि थोड़ा मॉडर्न रहना चाहिए ये, बट अभी जैसे जैसे साल बीतते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर रीजन है इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के होने का, और वो एक कहीं ना कहीं सेंस बनाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड ऑन इट्स ओन। इसके अलावा जो आसपास
हर कॉलेज में आपको एक सामने से गार्डन देखने को मिलेगा, आसपास बहुत सारे पेड़ जो कि बहुत स्ट्रेटेजिकली वहां पे लगाए गए हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है तो वहां पे जो पार्किंग एरिया है वहां पे कुछ भी सीमेंटेड नहीं है कि यहाँ पे बस एक वो एरिया है बहुत बड़ा, और वहां पे जो हमारे ही यूनिवर्सिटी के ऑर्नामेंटल प्लांट्स या उस हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने बहुत टाइम पहले वहां पे इतने स्ट्रेटेजिकली पेड़ लगाए हुए हैं कि वो खुद ब खुद पार्किंग का एक पर्टिकुलर काम करते हैं कि कार्स या बाइक साइकिल की हर चीज अलग, तो कुछ भी वहां पे वैसे लगाने की जरूरत नहीं। ये बहुत एक अच्छी बात है कि ट्रीज को नेचुरली जितना ज्यादा कंक्रीट कम हो उतना बेटर है, तो उस चीज में हर चीज के लिए ट्रीज का इस्तेमाल किया गया है, फ्लावर्स का इस्तेमाल किया है, गार्डन्स का इस्तेमाल किया गया है, तो वो चीज यहाँ पे बेस्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो एग्रीकल्चर का बेस्ट यूज करके यहाँ पे चीजें लगाई गई है। तो आप अगर एक वॉक भी ले लेते हैं ना, एक एक आप मानिए एक रोड पे आप चल रहे हैं 100-200 मीटर भी, तो आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि ये इस चीज का पेड़ है, ये उस चीज का पेड़ है, और हर चीज की अपनी एक वैल्यू है और उसका रीजन है कि ये यहाँ पे क्यों लगाया गया है। और इसको जानने के लिए ही इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, तो वो रैगिंग नहीं है, वो बस बहुत अच्छा एक अच्छे वे में इंटरेक्शन जो आपके लाइफ लॉन्ग रिलेशंस बनते हैं जो आपके यूजफुल होते हैं। ऑब्वियसली हाँ, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें बताई है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में मेरा बोलने का ज्यादा काम रहता है, बट आज आपने मुझे मेरे जो क्वेश्चनों के अलावा कुछ भी बोलने के लिए नहीं छोड़ा। आपने सारी चीजों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके इनको बताया है। थैंक यू सो मच कि आपने इन चीजों को, जीबी पंत का 1 घंटे के समथिंग ये रिव्यू हुआ है, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई भी पॉइंट है किसी बच्चे के बारे में इस यूनिवर्सिटी टूर से रिलेटेड बचा है। वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ कि आपका ये रिव्यू रहा है। थैंक यू सो मच कि आपने ये टाइम दिया है, क्रूशियल टाइम। जो जीबी पंत के बच्चे होते हैं उनको टाइम निकालना मतलब काफी वो मुश्किल टास्क होता है। थैंक यू सो मच। जो भी जूनियर्स आ रहे हैं उनको सारी चीजें बताई है और बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी का रिव्यू दिया है। तो और कुछ बोलना चाहो तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं, उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, जो भी आना चाहता है डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई, यू वोंट एवर रिग्रेट इन योर एंटायर लाइफ। ओके, दैट विल बी माय फाइनल स्टेटमेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर थिंकिंग कि यहाँ पे आए कि ना आए। बिल्कुल, तो ये पूरा सेशन आपने अच्छे से देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।